नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता दरबार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि जनता के हैं, सरकार के, बीजेपी जो कि सत्तारूढ़ है उसके अपने अलग दावे हैं। क्या है जनता के मुद्दे और जो नेता हैं वो जो वादे हैं उन वादों पर कितना खरे उतरे हैं, उन नेताओं का रिपोर्ट कार्ड क्या है, आज के इस कार्यक्रम में इस सब का हिसाब किताब करेंगे। मेरे साथ स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कुछ संगठन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले जानते हैं, मेरे साथ हैं ओम जी। ओम जी, आपका स्वागत है प्रभा साक्षी के इस कार्यक्रम में। बीजेपी के बहुत सारे दावे हैं, हम जगह जगह होर्डिंग देखते हैं आजकल, तो रोज़ाना अखबारों में प्रचार भी हो रहा है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जनता कह रही है कि सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी और विपक्ष का भी यही कहना है कि आप 5 काम तो गिना दीजिए जो कि आपने 5 साल में किए हैं। सर, जनता का कहना नहीं है, विपक्ष का कहना हो सकता है, जी। क्योंकि विपक्ष लगातार इस तरीके की बातें करता आया है। पिछले लोकसभा में, विधानसभा में भी की है। जी। बात 5 सवालों की इन्होंने की है, तो 5 सवालों में आप बिजली का देखिए। बिजली की कनेक्टिविटी गाँव में इतनी अच्छी हो गई है। पहले 2 घंटे 1 घंटे ऐसे आती थी जैसे आई नहीं गई, इस तरीके से हो जाता। अब गाँव में 20 से 22 घंटे बिजली कंटिन्यू आती है। जी। बिजली के अलावा भी पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है जगह लेकिन जगह। आपने बिजली की बात करी, लेकिन लोग कह रहे हैं बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। नहीं सर, बिजली के बिल नहीं है, उनमें कुछ संशोधन के बिल आ जाते हैं तो उनमें संशोधन हो जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। जनता का कोई नहीं, एक आध मुद्दा आ जाता है तो उसमें संशोधन हो जाता है बिजली के उसमें। जी। उसके अलावा आप देखिए कनेक्टिविटी रोडों की कितनी सुंदर की है। पहले हम गांव से शहर में जाने के लिए गांव के लोग प्रयास करते थे तो 2-3 घंटे हमें टूटे रास्तों पे लग जाते थे। टूटी सड़कें थी, व्यवस्था अच्छी नहीं थी। उसके बाद में टूटी सड़क होने के बाद भी हम लेट हो जाते थे तो चोर लुटेरों के द्वारा लूट लिए जाते थे। इतनी बेकार कनेक्टिविटी थी। लेकिन आज 15 मिनट में गांव से शहर पहुंच जाते हैं और शहर से जो 15 मिनट में गांव आ जाते हैं। ये रोड का विषय हो गया। जी। 5 सवालों की बातें तो आप गांव की, शहर से की कहीं की भी व्यवस्था को लेकर देखिए। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में इतनी अच्छी सुरक्षा मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि आज की डेट में आप कहीं भी जाके आज फीडबैक ले लीजिए। इतनी अच्छी सुरक्षा है कि हर आदमी सुरक्षा, कानून सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। जी। चौथा मुद्दा हमारा ये हो गया कि सर आप कहीं भी आप निकलो, शौचालय हमारे इतने अच्छे तरीके से घर घर में शौचालय बनाए गए हैं। जो लोग सुबह 4-5 बजे प्रातः में जाने के बाद में अपने पेटों को लेके रहते थे कि कहाँ प्रातःकाल होगा, हमारी बहन बेटियां, तब हम शाम को शौचालय जाएंगे, वो बीमार पड़ जाती थी। अब आप घर घर जाके देखिए कि शौचालय, घर घर में शौचालय बने हुए हैं, उनको उस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता, ना बीमारियों का, ना किसी तरीके की अव्यवस्था का। उसके अलावा हमारे जो गरीब मजदूर लोग थे, जो वंचित थे घरों से, रोडों पे अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनको मोदी सरकार के द्वारा उनको मकानों की व्यवस्था दी गई है। विकास इतना किया है, बहुत ज़्यादा विकास किया है। आप हमसे ज़्यादा बेटर जानते होंगे क्योंकि आप पूरे देश का विवरण करते हैं। जो जनता ज़मीन पर काम किया है वही जनता के बीच में, और जनता इस बार 2022 में भी जवाब विपक्ष को देगी ज़रूर। जी। इन्होंने बताया कि विकास बहुत किया है, काम बहुत ज़्यादा किए हैं, तो फिर अचानक से मुख्यमंत्री को, बीजेपी नेताओं को अपने संबोधनों में जिन्ना का नाम लेकर विपक्ष पर निशाना क्यों साधना पड़ रहा है? जिन्ना का नाम लेकर विपक्ष पर निशाना तो इसलिए साधा जा रहा है क्योंकि विपक्ष की जो मानसिकता है या उनकी विचारधारा है वो जिन्ना से प्रेरित या उनसे संबंधित हो सकती है। हम लोगों ने तो जिन्ना की विचारधारा का हमेशा से खंडन किया है। तो जिन्ना वाला जो मुद्दा है वो विपक्ष लेकर के आया है। हम लोग तो उनकी विचारधारा को जवाब देते हैं। ये जिन्ना की विचारधारा को हम लोग, हमारी विचारधारा नहीं है। हम लोगों ने हमेशा उसको खारिज किया है और आगे भी करते रहेंगे। आगे भी करते रहेंगे। और ख़ासतौर पर रोज़गार एक बड़ा विषय है, महंगाई एक बड़ा विषय है। इस दोनों को लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के रसोई का बजट बिगड़ गया है, और अगर हम बात करें रोज़गार की तो जो बड़ी संख्या में वादे किए गए थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, रोज़गार लोगों को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिले हैं। ये सब विपक्ष मुद्दे उठा रही है और ये सब राजनीतिक दाव पे जो विपक्ष खेल रहा है वो है। ऐसा कुछ इसमें जो फ़ायदे लोगों को मिले हैं वो उनकी जो और सरकार में कभी नहीं मिले जनता को। जी। बाबा, ये बताइए कि सरकार ने कहा है कि कोरोना काल में हमने बहुत सुव्यवस्थित तरीके से सब कुछ संभाला। आपका क्या कहना है? आप स्थानीय स्तर पर लंबे समय से यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं, यहाँ की परिस्थिति को देख रहे हैं, सामाजिक स्थिति से वाकिफ़ हैं। क्या कहना है सरकार के इन दावों पर आपका? सरकार ने करा तो बहुत कुछ है, ये तो मैं मानता हूँ आपको, उनके दावे हैं, लेकिन ज़मीन स्तर पर उतना बेहतर नहीं हो पाया है। जी।
क्योंकि मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, यदि 100 रुपये का काम हुआ है, कम से कम उसमें 50 रुपये खाए गए हैं, 50 रुपये का ही काम हुआ है। वो अलग बात है कि कौन खा गया, ऑफिसर खा गए या मिनिस्ट्री में बटाए, किस में बटाए। अगर पूर्ण रूप से बटा हुआ होता पैसा जितना सरकार ने दिया है तो शायद इतनी भगदड़ वाली बातें नहीं होती कि लोग बाग प्रवासी लोग अपने घर जाते। जी, आपने भ्रष्टाचार एक बड़ी बात कही है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बीजेपी के ही लोग हैं। अभी आपने बड़े काम गिनाए, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है, इस पर आपका क्या कहना होगा? भ्रष्टाचार का ऐसा है कि पब्लिक भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है, लेकिन अगर उसे समझना हो कि किस विभाग में जाकर किस अधिकारी से मिलना है। गलत व्यक्ति से मिल जाते हैं कभी कभी, तो उन पे वो फर्क पड़ जाता है कि वो रिश्वत ले लेता है। लेकिन सरकार की नज़रों में जो अधिकारी हैं उन पे तंग कसा हुआ है। सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस काम को नहीं कर रहा है, क्योंकि यही इस कार्यकाल में इन अधिकारियों पर अंकुश कसा गया है। भ्रष्टाचार तो बहुत दूर की बात है, अधिकारी भ्रष्टाचार की बात करने से डरता है इस सरकार में। बाबूजी हो सकता है कि कहीं ना कहीं शिकार हो गए हों, इस वजह से ये कह रहे हों। मैं इनकी बात का भी सम्मान देता हूं कि हो सकता है कि ऐसे कहीं 2-4 अधिकारी हों। जी, बस जी। और अभी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बना दिया है, सबसे ज़्यादा संख्या में टीकाकरण हुआ है। आपको इन जो व्यवस्था थी यहाँ पे टीकाकरण के लिए की गई थी, या कोरोना काल में आपने बताया भी, टीकाकरण की व्यवस्था को लेकर कितने संतुष्ट हैं सरकार के प्रयासों से? टीकाकरण तो ठीक है, सरकार ने बहुत अच्छा वो हुआ है, लेकिन एक पक्ष हमारे यहाँ टिकट पर नहीं करा रहा। 23% जिसको सरकार बोलती है, मुस्लिम जो लोग हैं वो इससे थोड़ा दूर हैं। बाकी और लोग तो इसमें आ रहे हैं, वो लोग नहीं मालूम क्यों नहीं आ पा रहे। जहाँ तक और चीज़ की बात है, जब भी मैं भाई साहब की बात सुन रहा था कि भाई जिन्ना वाली जो बात है, ये तो आप भी जानते हैं कि जब बीजेपी आती है तो वो अपना ध्रुवीकरण तो करती है वोटों की, कुछ इस तरीके के सोचे छोड़ देती है कि जिससे कि हिंदू और मुस्लिम का एक प्रभाव वोटों पे पड़े। वरना तो आपने ध्रुवीकरण की बात करी, मैं सवाल फिर आपके पास आता हूँ। बीजेपी बात तो करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अभी बाबा ने आपके सामने ही कहा, एक बीजेपी जब आती है तो ध्रुवीकरण का प्रयास करती है, लोगों को बांटने का प्रयास करती है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये जिन्ना वाली जो बात आपने जिक्र छेड़ा था, इस पे बीजेपी का कोई भी एजेंडा ऐसा नहीं था कि जिन्ना की बात पे जिक्र किया जाए। ये विपक्ष ने किया था, हमने तो सिर्फ उसे जवाब दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्ना को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम विकास को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिन्ना को तो हमने कभी भी जिक्र ही नहीं किया, विपक्ष को हमने सिर्फ जवाब दिया था इस बात। मैं कहना चाहूँगा आपसे इस बारे में कुछ। बताइए। ये जो बाबूजी बात कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण की, ध्रुवीकरण वाला जो मुद्दा है, ये सिर्फ विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कि चुनाव से पहले जिन्ना को इसलिए याद किया गया क्योंकि अखिलेश यादव हैं हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो जिन्ना की बात को उन्होंने इसलिए शुरू किया क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण वो करना चाहते हैं। हमने कभी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं किया है, ना ही करेंगे। हम लोग सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं और आगे भी विकास की ही बात करेंगे, और विकास पर चुनाव लड़ा है, विकास पर ही चुनाव लड़ेंगे। आप स्थानीय स्तर पे लंबे समय से यहाँ की राजनीति देख रहे होंगे, किसानों का आंदोलन चला, सरकार ने अपना बड़ा फैसला वापस भी ले लिया। क्या लगता है कि ये जो आंदोलन अभी भी जारी है, इसका नुकसान सत्तारूढ़ पार्टी को उठाना पड़ेगा? सर्वप्रथम तो मैं आपकी जो चैनल है इसको धन्यवाद कहता हूँ। बड़ा अच्छा आपने प्रसंग उठाया है। जो बातें हुई हैं वो सही हुई हैं। पार्टी वाले तो अपने पक्ष में बात करेंगे, लेकिन हम स्थानीय लोग हैं, जो वास्तविक जीवन की सच्चाई है वो 2 शब्दों में कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। सरकार ने जो कदम उठाए बहुत बढ़िया उठाए। मोदी जी आए, बहुत बढ़िया हुआ, देश में काम अच्छे तरीके से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि मात्र मोदी जी ही डिपेंडेंट हैं इस कार्य के लिए। उनकी पूरी टीम अगर लगन से काम करे तो ये बेहतर सामने नहीं आएगी। एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी महंगाई की तरफ से जो ये अल्प वेतन भोगी या जो जूनियर क्लासेस हैं या कुछ पिछड़े मध्यम वर्गीय हैं लोग बेचारे, वो परेशान हैं। अब ये नहीं परेशानी क्या है कि सरकार इससे क्या निर्णय लेने जा रही है। छोटा सा मुद्दा ले लीजिए, पेट्रोल का, डीजल का ले लीजिए, कि हमारी सारी जितनी भी महंगाई है जो बढ़ती है, वो मेन सूत्र ये है। ये सूत्र को कंट्रोल कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात है नहीं। तो आपका कहना है कि एक तरह से
जब सरकार ने कहा था कि एक देश एक कर, तो पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए। हाँ, लाना चाहिए था और ये ज़रूरी है, जी लाना चाहिए इसको। ये क्योंकि जो छोटे आदमी हैं जी उनका सिर्फ छोटे मोटे कार्य, जैसे किसान को ही ले लीजिए जी कि ये पेट्रोल ऐसी चीज़ है, डीजल ऐसी चीज़ है जी जो हर कार्य में आता है। जी महंगाई का अहम कारण सिर्फ यही है और कुछ नहीं जी। है। इसे कंट्रोल कर लें और ये तो सब एक दूसरे के प्रति तो लोग बाग लगे रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक बहुत समझदार है, सब जानती है। मेरा मूल कौन प्रश्न क्या ये कर था रहा है। कि किसान आंदोलन का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, सत्तारूढ़ दल को उठाना पड़ेगा। देखो जी, ये वास्तविकता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जी। इसका असर पार्टी पे जरूर पड़ेगा, जी 100% पड़ेगा, जी। क्योंकि ये मांगे मानना, पूर्ण रूपेण मानना या मानी गई हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते हम। जी वास्तव में सुनने में आ रहा, पेपर में आप लोग निकाल रहे हैं, जी। वो सब देखने में अच्छा लग रहा है। जी। जरा ऐसा हो गया तो ये जो लॉ मेंटेलिटी के लोग हैं वो कुछ अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जी ये सरकार को लग रहा है कि चुनाव आ रहा, अगर इसको नहीं करा तो साले सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी मतलब ये थोड़ी है टेंडेंसी पब्लिक की है, ये है दिमाग में, बिल्कुल। लेकिन वास्तविकता जीवन की ये है। जी। अकेले मोदी पे ही डिपेंड नहीं है कुछ, जी टीम वर्क होना चाहिए, पूरे टीम यूनिटी से काम करे, जी। लगन से काम करे, तभी तो कुछ इसका होता है। समाधान हो जाएगा। एक व्यक्ति और नहीं कर महंगाई का जरूर ध्यान रखें। महंगाई को- जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ये किसान वाले संदर्भ में जी एक बात कहनी है कि मोदी जी ने, सरकार ने इन्हों की जो मुख्य मांगे थी 3, उन्हों को मान लिया। जी उसको अब लोकसभा में भी लाएंगे। जी अब टिकैत जी कहते हम तो जब तक बैठे रहेंगे, किसी का कोई मर गया, कि कोई किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, जी तो ये गलत है। इन्हों को आंदोलन ख़त्म करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो मोदी जी के साथ हर जनता चुनाव में भी और वैसे भी इसका सबक जनता सिखाएगी। जी। सबको पता लग गया है कि टिकैत इस समय क्या राजनीति कर रहा है। एक शब्द मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जी, जी। बहुत बढ़िया बात कही हमारे ये हितैषी हैं, परम बहनी है, कट्टर बीजेपी के आदमी है, जी। पूरा परिवार समर्पित है बीजेपी के लिए जी। और आगे भी रहेगा। जी। लेकिन जो विधान आता है बीच में, जी। उसके लिए तो कहना जरूर पड़ेगा, चाहे घर का कोई भी बिल्कुल आदमी हो। बिल्कुल सही बात है। ये टिकट, तुम्हें शायद ध्यान होगा, बीच में भी ये सभा समाप्त हो गई थी। जी अगर उस टाइम सरकार थोड़ा टेढ़ा पड़ जाती तो एक भी किसान वहाँ नजर नहीं आता। जी किसान नहीं है, ये विघटनकारी लोग हैं जी जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और किसानी की आड़ में अपनी जेब भरना चाहते हैं। जी अब टिकट को ले लीजिए, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, घर जाके देखिए, पखाने तक में एसी लगा पड़ा है मालिक के। ये काहे के किसान है ये लोग? जी जी किसान देखिए जो सड़क पे सह रहा, धूप परवानी, काय की परवानी, वो है किसान वास्तव में। जी उनको देखना चाहिए किसान लोग का है। जी ये किसान नहीं है, बिल्कुल। ये तो सरकार को बदनाम करने का एक मुद्दा बनाया गया है। बदनाम करने का मुद्दा बनाया। बस। और, खासतौर पे क्योंकि आप लोग सेवा ही संगठन एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं, अभी उन्होंने बताया कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने, मैंने देखा आपको बाहर लगा रखा था आपने कि मिस्ड कॉल दीजिए और बीजेपी से जुड़ी है, लोग जुड़ रहे हैं बीजेपी से? इतना माहौल अगर नेगेटिव है उसको देखते हुए भी। बीजेपी से जुड़ रहे हैं। हमने अभी सदस्यता अभियान सुबह लगाया था, ये 10:30-11 बजे के करीब। तो हमारे पास 1600-1700 के लोगों ने मिस कॉल मार के जो सदस्यता ली है, जिनमें से 100-200 लोग पुण्य पहले से बने हुए थे। तो लोग इंटरेस्टेड हैं, रुक रुक के हमसे सवाल कर रहे हैं कि भैया ये क्या है। हम मिस कॉल का बोलते हैं तो इंटरेस्टेड होकर फ़ोन निकाल के मिस कॉल भी मारते हैं और अपना एक बीजेपी का कार्ड भी बनवा के जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने अजरकता फैला रखी है। पहले से ही विपक्ष उठतंता करता आया है समाज में, लेकिन विपक्ष की ये चीज़ें 2022 में जनता जवाब वोट के आधार पर दे के इन्हें जवाब देगी। जैसे बाबूजी ने बोला राकेश टिकैत के उस पर, तो ये जनता भी जानती है कि राकेश टिकैत वहाँ जो किसानों के रूप में जो बहरूपिया बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान अपने खेतों में। एक भी कोई भी व्यक्ति पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा किसान दिखा दीजिए जिसकी 5 से 10 बीघे ज़मीन खाली पड़ी हो और वो धरने पर बैठा हो। अगर वो धरने पर बैठा तो उसकी खेती कौन कर रहा है? किसान तो अपनी खेती कर रहा है। ये तो किसानों के रूप में बहरूपिया बैठ के जनता को घेरने का काम करते हैं। ये हर साल एक उत्सव के तौर पे इस तरीके का आंदोलन चलाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, आरक्षण मुक्त के लिए अमित शाह जी ने निर्णय लिया था तो इन्होंने पूरे देश में टायर जलाए थे। उसके बाद में सीए पे निर्णय लिया गया तो इन्होंने पूरे देश को जलाने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो इनका प्रयास होता है ये उत्सव के तौर पे एक साल में एक मनाते हैं। अब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला, उसके बाद में इन्होंने शाहीन बाग को घेरा, उसके बाद में अब इन्होंने ये किसान धरने को घेरा। इस किसान धरने के पीछे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के, बहुत संगठनों के हाथ हैं जो सरकार को घेरना चाहते हैं। किसानों के नाम पे बहरूपियाँ हैं। किसी से भी, स्थानीय व्यक्ति से, साधारण व्यक्ति से, आम वोटर से, आम कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, किसी से भी जाके, ये किसान है ही नहीं। ये दावे के साथ लोग कह रहे हैं। और अब कोई चीज़, जैसे इन्होंने मांग की थी कि हमें तीनों कानून वापस लेने की मोदी जी से मांग की थी, तो मोदी जी ने किसानों के हित में तीनों बिल पास करवाए थे।
और राष्ट्रीय हित में तीनों बिल वापस करवा दिए। तो किसानों को वहाँ बैठना अब मुनासिब नहीं है, उनको हट जाना चाहिए। लेकिन ये इस बिल के उद्देश्य से नहीं बैठे थे, ये 2022 के चुनाव को बिगाड़ने के लिए बैठे थे। 2022 के चुनाव को बिगाड़ने से। जी हाँ, अब बताइए ऐसा क्यों नहीं है, बताइए। इसलिए नहीं है कि जैसे हम राजनीति करते हैं, जी मानो जो नेता राजनीति करता है, पब्लिक तो राजनीति नहीं करती, जी नेता ही तो लोग करते हैं। जी जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों के कोई ना कोई तो उसका अगुवा बनेगा, तो वो लोग किसानों के अगुआ हैं। आप ये नहीं कह सकते कि टिकैत साहब अकेले ही मतलब उसका मज़ा लूटने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जनता का कोई भी प्रतिनिधि होता है, वो जनता की आवाज़ को उठाता है, ऐसे ही किसानों की आवाज़ उठाने के लिए टिकैत साहब आगे आ रहे हैं। आप ये कैसे कह देंगे टिकैत लेकिन साहब? सरकार आज भी सरकार ने कहा है कि आपकी मुख्य मांगे थी कि 3 कृषि कानून वापस लो, अब हमने वो वापस लेनी है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एमएसपी के मुद्दे पर एक कमेटी बनाई जाएगी। जब इतना कह दिया तो आप लोग घर जाइए। नहीं, उसमें ये है ना, आप ये समझिए, पहले तो हर एक किसान यही नहीं जानता कि 3 कानून है क्या। जी आम जनता तक किसी से भी पूछ लीजिएगा कि लेकिन ये इसमें भी एक सवाल ये बनता है बाबा कि जब ये पता ही नहीं है कि वो कानून है क्या, तो उसका विरोध नहीं, क्यों? तो इसलिए है कि जनता, सरकार ने उसको इतनी तरीके से उसको आगे ला दिया है कि भाई हम किसी कानून के लिए 3 वो बना रहे हैं बिना उनकी मतलब कमेटी के, उससे मतलब किसानों को बैठा के कहीं तो एश्योर करते हैं कि भाई हम ये 3 कानून इसलिए ला रहे जी। हैं। आपका बहुमत है, संसद में बहुमत है, आपने पास करा लिए, लेकिन उस किसान को तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या ये इन्होंने ला के दिया है हमारे तो ऊपर। मतलब आपका कुल मिलाकर कहना है कि अभी वो बैठे हैं वहाँ पर तो वो जायज़ है अभी भी? नहीं, जायज़ और नाजायज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जी अपनी मांग को लेके तो बैठता ही है। जी क्या जितने भी राज्यसभा में बैठे हैं देखिएगा, पहले से उठा लीजिएगा। जी सबसे पहले बीजेपी कितनी आवाज़ उठाती थी लोकसभा में, जी धरने पे बैठती थी, सारी चीज़ें थी, यही अडवाणी जी भी आवाज़ उठाते थे और लोग भी जाखड़ वाखड़ ये सभी आवाज़ उठाते थे। जी। हाँ, ठीक है। अब ये चूंकि उसमें आ गए संसद में, तो दूसरे लोग उठा रहे हैं। जी विपक्ष तो देखिए, विपक्ष तो अपनी बात कहने पे होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारी लोकसभा में जो बात कहता है वो पक्ष ही कहता है, विपक्ष की तो कोई सुनने को राजी नहीं है। कोई सुनने को राजी नहीं है। क्योंकि 70% टाइम जो है वो विपक्ष को दिया जाना चाहिए, ना कि पक्ष को। पक्ष तो मैं अपने एक कामों बात से अभी जाना अभी जाता एक है। चीज़ अभी इन्होंने कहा कि 70% जो समय है वो विपक्ष को दिया जाना चाहिए। और हम जब देखते हैं कि खास तौर पर अभी संविधान दिवस था, केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम हुआ, विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया। वो किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो सरकार का अपना निजी कार्यक्रम नहीं था, वो देश का कार्यक्रम था, लेकिन विपक्ष ने उसका फिर भी बहिष्कार किया। और अब एक ये संकेत मिल चुका है कि संसद का जो अभी शीतकालीन सत्र होने जा रहा है उसमें भी हंगामा होगा और सरकार को अपना विधायी कामकाज निपटाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप, संसद क्या ऐसी हो हंगामे में चलती रहे? एक युवा के तौर पर संसद से, हमारे सांसदों से, हमारी विधायिका से जो आपकी अपेक्षाएं हैं, कितना खरी उतर रही है सरकार और विपक्ष भी? देखो, विपक्ष का तो हमेशा ही खिलाफ रहना एक काम रहता है। हमें विपक्ष को नहीं देखना, हमें अपने विकास के कार्यक्रम को देखना है। मतलब हमें अपनी रणनीतियाँ बनानी है, सरकार कैसे कैसे काम करेगी। जैसे सरकार ने 370 धारा हटाई, तो विपक्ष का तो हमेशा का ही काम है मतलब घेरने का। तो हमें अपनी अपनी रणनीतियाँ बनानी है, हमें विपक्ष को बिल्कुल नहीं देखना है। विपक्ष का खिलाफियत करना हमेशा का काम ही होता है, लेकिन हमें अपनी रणनीति बना के, सही रणनीतियाँ बना के, बिल्कुल जनता को देखते हुए उसी हिसाब से कानून बनाने चाहिए सारे। कानून बनाने चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर जब हम देख रहे हैं चुनावी बेला में जो राजनीतिक दल हैं वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, खासतौर पे मैं कांग्रेस की बात करूं तो प्रियंका गांधी ने बहुत कुछ चीज़ें फ्री में देने की बात करी है। जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, उन्होंने भी कहा है कि हम इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे, इतना पानी फ्री देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर। तो इस फ्री की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप? ये गरीब जनता को सिर्फ एक दो शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गरीब जनता को एक बस झूठे वादे करके फ्री की चीज़ें डाल के ये एक तरफा वोट डलवाने का सिर्फ इन्होंने एक वो राजनीति कर रखी है। बाकी इसके स्तर पे जाओगे तो ये सारा जनता का ही तो पैसा है जो ये फ्री में बांटा जा रहा है। ये जनता का पैसा जनता को ही दिया जा रहा है। मतलब कम मतलब उस पर खा पी के अपना फ्री, कुछ भी फ्री नहीं होता, दूसरे तरफे सब ले लिया जाता है वापसी। तो ये फ्री की राजनीति करना बिल्कुल गलत है। फ्री की राजनीति करना गलत है। बाबा आप आइए। नहीं, अच्छा जी, हाँ जी, इस बारे में मैं आपको हाँ बताइए। जयललिता जी ने सबसे पहले
मद्रास के अंदर तमिलनाडु में फ्री की धोतियां वगैरह बांटना शुरू लेकिन करा। तमिलनाडु हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी करी खड़ी। करी थी ना, जी। लेकिन बंद नहीं हुई। जी। उसके बाद आंध्रा में भी दिया गया, उन्होंने दिया क्या तेलुगु देशम वालों ने। जी। इस तरीके की वो बढ़ती रही। जी। अब यही बात केजरीवाल जी कर रहे हैं। जी। पानी फ्री जी। कुछ %, जी। बिजली फ्री, जी। औरतों के लिए आना जाना फ्री। जी। तो अब वो हटाए कौन दिल्ली की राजनीति से उन्हें? जी। भाई बीजेपी भी तो वहाँ जो सही काम है उनका विरोध बीजेपी भी तो कर रही है पावर में आने के लिए। जी। तो विपक्ष तो कहीं पे भी रहेगा, जी। चाहे वो केजरीवाल जी का हो, जी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। जी। अपने को आगे लाने के लिए स्टेट में वो तो कर रहा है। जी। क्योंकि देश की राजनीति में केंद्र की राजनीति में 2 ही पार्टियां हैं इस समय, कांग्रेस और बीजेपी। जी। बाकी क्षेत्रीय पार्टियों ने उनका सारा संतुलन बिगाड़ रखा है। जी। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने लेवल पर वो जमी हुई हैं, और वही चाहे वो मतलब अपने मास कम्युनिटी पर हो, जी। चाहे वो उनके अंदर बाप बेटा मतलब परिवार आ रहा हो, उनका परिवार ये भी एक बड़ी समस्या है खास तौर पर। जी। 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 केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि मैंने बिजली फ्री में दी थी, पानी फ्री में दे दी और बसों को फ्री में ली के लिए, मगर ये पैसा आ कहाँ से रहा? इस जेब से निकालो, इसमें डाल दो, उसका चला गया, वो पैसा सब जनता से ही जाना। अच्छा, आप चलो सब जनता को फ्री दे रहे, आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों सफ़र कर रहे हैं? आप अपने घर से क्या दिया है वो आज तक नहीं बताया कि मैंने अपने घर से। आप इतनी तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? आपके विधायक मंत्री इतनी तनख्वाह बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूम रहे हैं? इसका कोई नहीं रखा जाता, निकलना सब जनता का ही है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर एक देखा कि जो बीजेपी के वादे हैं जनता उससे पूरी तरह नाइत्तेफाकी तो नहीं जता रही है, लेकिन ये भी दिखा रही है, ये भी जता रही है कि बहुत सारे काम अभी बाकी हैं और अकेले सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, उनकी पूरी टीम को, पूरी बीजेपी को काम करना होगा, तभी जाके वास्तविक मुद्दे हल होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।